बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो ये हम जो चैप्टर 3 कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, एलिमेंट्री एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस चैप्टर का नेम है, उसका ये पार्ट 2 है। हम इम्पोर्टेंट जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज़ है ना चैप्टर के, वो कर रहे हैं। तो हमने 12 कर लिए थे लास्ट टाइम, अब हमने 13 से ऑनवर्ड सारा इसको कंप्लीट करना है इस चैप्टर के। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, 13 क्या है? अयोटा की पावर अयोटा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स आ जाए ना, तो उसको एक फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल लेते हैं कि किसके इक्वल है। जैसे मैं अभी दिखा भी देती हूँ, जो हमने एमसीक्यूज़ किया था बिल्कुल इसी के जैसे। हाँ जी, ये देखें 11 वाला माइनस अयोटा की पावर अयोटा जब हमने निकाला इसके अकॉर्डिंग, तो आंसर क्या आया? ई की पावर π/2। कब? जब यहाँ पे क्या साइन था? माइनस साइन था। तो अब तो माइनस साइन नहीं है ना, अब तो सिंपल है। इट्स मीन अब इसकी वैल्यू आप प्रूफ करना है, खुद ने ये करना है। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? ई की पावर -π/2। ठीक है, तब यहाँ पे जब माइनस था तो ई की पावर सिंपल π/2 आया था विदाउट माइनस साइन, और अब अगर सिंपल है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ई की पावर -π/2। ये कर लेना आप चेक, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखें 14, ई की पावर जी इक्वल टू 1 इफ़ एंड ओनली इफ। हाँ जी, ये भी एक ना रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, देख लें, इसको प्रूफ मैंने किया हुआ है। ई की पावर जी है ना 1, तो जी होता है x प्लस एटा वाई। वैल्यू पुट की, इसको अलग-अलग किया पावर को, इस पे आइलर फॉर्मूला लगाया, ये आ गया, अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ये ना, ये नहीं है, ये रियल पार्ट है ना, रियल के इक्वल रखा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल रख दिया। इक्वेशन 1 और 2 बन गई। इन दोनों इक्वेशन से अब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे, x और y की। उसको यहाँ पे जब रखेंगे तभी तो z की वैल्यू पता चलेगी ना, जिसको हम इधर रख के देखेंगे कि 1 आता है क्या आता है, मतलब ये प्रूफ कर रहे हैं हम। तो इक्वेशन 2 में देखें, जो साइन y है इक्वल टू 0। अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता, ना तो 0 के इक्वल होता है और ना ही नेगेटिव होता है, मतलब नेगेटिव आंसर देता है। तो हमारे पास जो साइन y है वो वही इक्वल टू 0 होगा, इसने तो ये तो होने से रहा। और ये जो साइन है y की किन वैल्यूज़ के लिए 0 आंसर देता है? n पाई की तमाम वैल्यूज़ के लिए। ये क्या लिखा हुआ है? n और ये पाई। साइन जो है ना वो n पाई की वैल्यूज़ पे 0 वैल्यू देता है, तो y क्या आ गया? n पाई। तो इस y की वैल्यू को रख दो इक्वेशन नंबर 1 में, इधर y की जगह पे। तो e की पावर x cos n पाई इक्वल टू 1, और ये cos n पाई क्या वैल्यू देता है? -1 की पावर n। और ये जो पावर में n है ना, अब इसकी बात रही कि इसको इवन रखना है कि और, तो देखें इसको हम हमेशा इवन ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इवन रखेंगे तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा ना। हमने बात अभी की कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो कभी भी ना तो नेगेटिव होता है और ना तो 0 के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ ओड फंक्शन ओड वैल्यू 3 रख देंगे तो वो तो -1 आएगा, तो e की पावर मतलब माइनस e की पावर x हो जाएगा, तो मतलब इसकी e की पावर x नेक्स्ट स्टेप में इक्वल टू -1 हो जाएगी। जबकि हमें तो पता है कि इसकी वैल्यू ना तो नेगेटिव होती है ना 0 की इक्वल होती है, तो इसलिए ना फिर n को क्या रखेंगे? इवन नंबर 2 के टाइप का नंबर रखेंगे, और के हमारे पास 0 + -1 + -2। तो अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास e की पावर x किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल, क्योंकि जब इवन रखेंगे, ठीक है, जब इवन रखा तो वो तो माइनस तो ख़त्म ही हो जाना है खुद ही, और e की पावर x इक्वल टू हो गया 1 के। हमें पता है 1 को हम लिख सकते हैं e की पावर 0, e से कैंसिल, x की पावर क्या आ गई? 0। और हम यहाँ से पता चल चुका है कि n को हम क्या रखते हैं? 2 के, तो यहाँ पे भी n को क्या रख देंगे? 2 के पाई। x की वैल्यू आ गई 0, y की आ गई 2 के पाई। दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट होने के बाद हमने अपना इधर पुट कर देना है। कहाँ पे? इधर g इज इक्वल टू x प्लस अयोटा वाई में। तो दोनों को जब सब्सटीट्यूट किया तो 2 के पाई अयोटा आया। तो हमारे पास e की पावर g 1 के इक्वल तब होगा इफ़ एंड ओनली अगर g क्या हो? 2 के पाई अयोटा। अब कन्वर्सली देख लें, इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है ना, अब हम कर लेते हैं, लेट कर लो वो g इज इक्वल टू 2 के पाई अयोटा, मतलब ऑप्शन लेट कर लो, और अब निकालना है कि e की पावर g 1 के इक्वल कैसे है। e की पावर में ले जाओ दोनों तरफ, तो हमारे पास क्या आ गया? इधर आइलर फॉर्मूला लगा दो, cos 2 के पाई प्लस अयोटा साइन 2 के पाई।
कोस 2 के पाई पे क्या होती है वैल्यू, क्या देते हैं आंसर 1 प्लस आयोटा, और ये इस पे क्या होता है 0 होता है साइन। तो यहाँ पे फिर क्या आ गया ऑटोमेटिक, देखें तो यहाँ पे फिर क्या आ गया ऑटोमेटिकली, e की पावर z इक्वल टू आ गई इस 1 के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वेल नोन रिजल्ट है कि अगर e की पावर z 1 होगा तो हमारे पास इफ़ एंड ओनली इफ z इक्वल टू 2 के पाई आयोटा। और अनदर रिजल्ट क्या है कि e की पावर z अगर -1 होगा फिर हम z को इफ़ एंड ओनली इफ z को क्या लेंगे, ओड मल्टीपल लेंगे पाई आयोटा का, 2 के प्लस 1 पाई आयोटा। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 15, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ माइनस आयोटा की पावर आयोटा इज़। हाँ जी, क्या हो जाएगी, इसको भी उसी तरह से वो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था। ठीक है, e की पावर आयोटा, यहाँ पे ना अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू पूछी है। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब है यहाँ पावर में क्या आएगा, कैपिटल L आएगा। ठीक है, ये हम भला कौन सा फॉर्मूला है मैं दिखाती हूँ, इधर ही था। अगर z की पावर हो ना c तो वो इक्वल टू होता है e की पावर c लॉग, अब यहाँ चूँकि प्रिंसिपल वैल्यू पूछे है तो ये L को हम क्या रखेंगे, बड़ा रखेंगे, लॉग, और क्या आ जाएगी z। तो ये फॉर्मूला यहाँ जस्ट जो है ना वो लगा है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने अपनी इसकी वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दी, तो ये आ गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये अंदर वाली चीज़ फाइंड आउट करते हैं जिसका फॉर्मूला हमने लिखा, z हमने देखा कि माइनस से होता है, z मॉड निकाला 1 आया, आर्ग्यूमेंट z हमें पता है -π/2, x अगर नेगेटिव हो y 0 हो, सॉरी अगर y नेगेटिव हो और x 0 हो ना तो उस पर वैल्यू इसकी अनडिफाइन हो जाती है ना फॉर्म, इन्फिनिटी पे π/2 होता है। तो ये चूँकि माइनस है तो इस पर -π/2 देगा। इसको और इसको यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास ये आ गया। और ये हमें पता है 1 पे 0 देता है फंक्शन, लॉग फंक्शन, और ये -π/2 को इधर पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखो 1 आयोटा 2 आयोटा बन गए, स्क्वायर हुआ तो -1 बन गया, माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस। तो आंसर क्या है, e की पावर π/2। तो कौन सा ऑप्शन फिर करेक्ट है, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लॉग 1 प्लस आयोटा किसके इक्वल होगा। देखें x है पॉजिटिव, y है पॉजिटिव, इट्स मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो यहाँ अब कैपिटल L है, इट्स मीन ये वाला फॉर्मूला लगेगा कैपिटल A वाला। तो z मॉड निकाला, आर्ग्यूमेंट निकाला π/4, tan इनवर्स 1 पे वैल्यू क्या होती है π/4। तो ये सिंपल जब सॉल्व किया तो आंसर क्या है 1/2 ln2 प्लस का π/4 आयोटा, ये ए ऑप्शन करेक्ट है, ए वाली। 17, tan हाइपरबोलिक इनवर्स z इज़ नॉट डिफाइंड फॉर z इक्वल टू। हाँ जी, अगर z को हम क्या लें, किसके इक्वल लें इन ऑप्शंस में से, कि जो ये वाला फंक्शन है ना वो उस पर डिफाइन नहीं होता। tan हाइपरबोलिक इनवर्स z है वो इक्वल टू होता है 1/2 ln 1 + z/1 - z। ठीक है, इसके इक्वल ये फॉर्मूला है इसमें हमारी बुक में, बल्कि सेकंड ईयर में भी हैं, मैथमेटिकल मेथड की बुक में भी हैं स्टार्ट में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या ये फंक्शन 1, ये जो पॉइंट ए ऑप्शन है इस पॉइंट पे डिफाइन है। कैसे, z की जगह पे 1 पुट करो, जब z की जगह पे 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स z क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्यों, क्योंकि जब 1 - 1 क्या हो गया 0, अगर नीचे बन जाए तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड फॉर्म बन जाती है। तो हमें तो यही ऑप्शन करेक्ट मिल गई जिस पे फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है। लेकिन अभी हम नहीं देखेंगे, सारी ऑप्शंस को चेक करेंगे। -1 देखो, एट z इज इक्वल टू -1, tan हाइपरबोलिक इनवर्स z इक्वल टू है ना, फॉर्मूले में पुट किया। इस बार देखो जब -1 पुट करोगे तो नीचे तो मसला नहीं बनेगा, नीचे तो -2 बन जाएगा नीचे, लेकिन जब ऊपर पुट करेंगे ना -1 तो इस बार ऊपर 0 बन जाएगा, और 0 ओवर समथिंग क्या होता है 0। अब यहाँ पे जो नेचुरल लॉग है ना ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है। देखें ln z इसके इक्वल होता है ना, ये है फॉर्मूला, इसमें ये जो ln है ना वो रियल वैल्यूड होता है। कौन से वाला है, रियल वैल्यूड लॉग फंक्शन होता है। और यहाँ पे इस MCQs में ये कॉम्प्लेक्स वैल्यूड लॉग फंक्शन है।
अब हमें पता है कि जो रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, ये ज़ीरो पे और नेगेटिव वैल्यूज़ पे क्या होता है, अनडिफाइंड। तो फिर तो ये हमारा अनडिफाइंड होगा। देखें इसको ना इसके साथ कंपेयर करें तो जी यहाँ पे क्या है, ज़ीरो। तो एट जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अगर जी ज़ीरो है तो जी मॉड भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। और ये हमें पता है कि जो रियल वैल्यूड लॉग फंक्शन होता है ना, वो कभी भी डिफाइन नहीं होता, वो अनडिफाइंड होता है ज़ीरो पे और नेगेटिव वैल्यूज़ पे। तो यहाँ पे ज़ीरो पे कैसे होगा, फिर अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये जो रियल वैल्यूड ये वाला लॉग फंक्शन है ना, इसकी रेंज होती है ज़ीरो से इन्फिनिटी। क्यों, मैं फिर बता दूँ, ज़ीरो पे भी अनडिफाइंड होता है और नेगेटिव वैल्यूज़ पे भी। तो ज़ीरो और इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है, इनके बीच के सारे नंबर्स इंक्लूड हैं और नेगेटिव भी एक्सक्लूडेड है। तो ये इसकी डोमेन है। तो फिर यहाँ पे देखें हमारा ऑप्शन ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट है कि +-1 इन 2 पॉइंट्स पे हमारा ये जो फंक्शन है वो डिफाइन नहीं है। हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन पे तो कोई मसला नहीं है ना, होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे उस पर तो फंक्शन डिफाइन हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाए। हाँ जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18, एल एन जी इज़ डिसकंटिन्यूअस ऑन एक्सिस। हाँ जी, किस एक्सिस पे डिसकंटिन्यूअस है, पॉजिटिव रियल, नॉन पॉजिटिव रियल, नेगेटिव या नॉन नेगेटिव। सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। अभी हमने पीछे देखा है ना कि जो रियल वैल्यूड लॉग फंक्शन होता है वो ज़ीरो पे क्या, किस पे, ज़ीरो पे और नेगेटिव वैल्यूज़ पे क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो जब डिफाइंड ही नहीं है तो फिर उस पर कॉन्टीन्यूस भी नहीं ना होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा ज़ीरो पे। अब दूसरा देखें, एल एन जी डिसकंटिन्यूअस होता है नेगेटिव रियल एक्सिस पे, वही जो पीछे बात पड़ी वही लिखी हुई है। अलर्ट कर लो। अब ना पीछे वो जो मैं कह रही थी कि चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है रेगुलर एनालिटिक होलोमॉर्फिक वाला, उसमें अगर किसी पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती थी तो हम क्या करते थे, फंक्शन की उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू देखते थे, ठीक है। अगर तो दोनों सेम आई हैं, इक्वल आई हैं तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता था, अगर नहीं आती तो फिर डिसकंटिन्यूस। तो यहाँ भी वही देखते हैं, लेट कर लो जी इज़ इक्वल टू ए, और ए क्या है, कोई भी नेगेटिव रियल नंबर है। अब ए को ना कोई माइनस वाला नंबर कंसिडर करना है जहन में। तो एल एन ए हमारे पास जी हमने क्या लिया, ए, तो इधर फॉर्मूले में इधर पुट कर दो, एल एन ऑफ ए मॉड प्लस एओटा आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास क्या है, पाई। पाई कैसे आया है, देखें जो आर्गूमेंट होता है वो tan इनवर्स y/x होता है ना, y है हमारे पास ज़ीरो, यहाँ पे y ज़ीरो ही है ना, और जो रियल हमने नंबर लिया नेगेटिव रियल नंबर मतलब x, वो क्या है a, तो ज़ीरो/a। जब भी हमारे पास y ज़ीरो होगा और x कोई नेगेटिव नंबर होगा तो उस पर जो tan इनवर्स होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई। तो यहाँ से हमने यहाँ पुट किया पाई, ये हमारी निकल आई फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कि हमने नेगेटिव रियल नंबर लिया है, इस पे हमने फंक्शनल वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली जो कि हमारी आई है ये। अब हमने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिमिटिंग में आपको पता है लिमिट से पुट करते हैं, लिमिट जी अप्रोचेस टू ए। अब ए की पॉइंट है ना ए, तो इसमें तो अब हमें 2 पॉइंट्स लेते हैं एक्स वाई, तो उसमें फिर वाई को क्या लेंगे, +0 एओटा। यहाँ पे एक्स कॉमा वाई किसको अप्रोच कर रहे हैं, ए कॉमा ज़ीरो को। एल एन ऑफ जी मतलब इस पॉइंट पे इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स वाई अप्रोच कर रहे हैं ए कॉमा ज़ीरो को। तो इस केस में फिर ए मॉड को हम इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे जो कि स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया और प्लस एओटा tan इनवर्स y/x। जब यहाँ पे इसको सारा ये जो है वो लिमिट से पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, ये एल एन ऑफ ए मॉड स्क्वायर रूट ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए मॉड के इक्वल, और प्लस आयोटा tan इनवर्स ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो। ये आ गई हमारी ये लिमिटिंग वैल्यू। दिस इम्प्लाइज दैट कि हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो तो इक्वल नहीं आई हमारी फंक्शनल वैल्यू के। तो इस मीन हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है नॉन पॉजिटिव रियल एक्सिस पे। पॉजिटिव रियल एक्सिस क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि हमारा फंक्शन इस पे तो कॉन्टीन्यूअस है। ये सी क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें अब ज़ीरो नहीं पता है, बाकी ज़ीरो पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।
नॉन नेगेटिव में हमारे पास सारे पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं, जबकि हमारा जो फंक्शन है ये वो 0 पर भी और तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ पे भी जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस है। तो इट्स मीन ये ऑप्शन करेक्ट है ना, बेस्ट है। नॉन पॉजिटिव रियल नंबर, इसका मतलब है कि नॉन पॉजिटिव सारे नेगेटिव नंबर भी आ गए और पॉजिटिव भी ज़ीरो भी आ गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19, द सेट ऑफ ऑल जी सच डैट g-1 का मॉड प्लस g+1 का मॉड इक्वल टू 3 लाइज ऑन, कहाँ पे लाई कर रहा है, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स। तो ना ये क्वेश्चन वो इक्वेशन से दी हुई है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जी प्लेन में ये होती है g-g0 का जो मॉड है वो इक्वल टू r, वेयर r इज़ रेडियस एंड g0 इज सेंटर। इक्वेशन ऑफ एलिप्स जो है वो जी प्लेन में आपके पास ये होती है, ये जो मेजर एक्सिस होता है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये है g-α माइनस ना g-β का जो मॉड है इक्वल टू d। अब ये इसको कंपेयर करें, ये किससे मैच हो रही है, बीच में ना प्लस साइन, तो ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है ये वाली। तो ये सी ऑप्शन जो है इसकी ठीक है। सम टाइम इस हाइपरबोला इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को जी प्लेन में एक या तो इस तरह से लिखा जाता है या फिर इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे देखें g-a का मॉड माइनस g-b का मॉड और होल मॉड इक्वल टू d। ठीक है, ये भी जो है ना वो हाइपरबोला की है। नेक्स्ट है 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन कौन सा नहीं है, ये भी हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि हर वो फंक्शन जिसमें जी कॉन्जुगेट आ जाएगा ना, जी के ऊपर बार आ जाएगी, वो फंक्शन ना एनालिटिक तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखें ए ऑप्शन में ही हमें जी के ऊपर ना बार कॉन्जुगेट नज़र आ गया है, जी कॉन्जुगेट, तो फिर यही फंक्शन नहीं ना हुआ एनालिटिक। जबकि जो आगे दो फंक्शन हैं साइन जी और कोस हाइपरबोलिक जी, आपको पता है एंटायर फंक्शन जो होते हैं जो कि होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होते हैं। एक तो ये बात याद रखनी है कि जहाँ भी आपको जी कॉन्जुगेट नज़र आ गया ना वो फंक्शन तो एनालिटिक नहीं है। और दूसरा ये कि अगर आप फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू जी कॉन्जुगेट, क्या कह रही हूँ मैं, विद रिस्पेक्ट टू जी कॉन्जुगेट, अगर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, पार्शियल डिफरेंशियल फाइंड आउट करें उसका, तो वो क्या आए, वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। क्या अगर ज़ीरो के इक्वल आ गया तो वो फंक्शन एनालिटिक है, अगर नहीं आया जैसा कि ये नहीं आया तो फिर ये क्या है, एनालिटिक नहीं है। फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन हाइपरबोलिक जी, हाँ जी इसका पीरियड पूछा है, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक ऐसे नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट को हम अपने फंक्शन का पीरियड बोलेंगे अगर उस फंक्शन के जो भी हमारे पास होगा अंदर एंगल में उसको ऐड करें तो हमारे पास फिर से क्या बन जाए, वो वही अपनी ओरिजिनल वैल्यू अटेन कर ले। तो फिर वो जो हम नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं उसको उस फंक्शन का क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग बस इसको माइंड में रखना है। हम अपना ये चेक कर लेते हैं अपने एंगल में जो भी हमारे पास जी है, ठीक है, जी के अंदर कोई हमने वो लैम्डा इन तीन ऑप्शंस में से ऐड करना है जिस पे हमें अपना ओरिजिनल यही फंक्शन मिल गया, वो करेक्ट ऑप्शन होगी। तो हम 2 पाई आयोटा को ही लेते हैं। तो साइन हाइपरबोलिक जी प्लस 2 आयोटा जब यहाँ रखा तो इसको सॉल्व करके ना साइन हाइपरबोलिक जी ही आना चाहिए, फिर हम कहेंगे कि ये इसका पीरियड है। हाँ जी, नीचे देखें सॉल्व हो रहा है, फॉर्मूला ओपन किया, साइन हाइपरबोलिक जी साइन अल्फ़ा कोस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा साइन बीटा का। आपको पता है कि हाइपरबोलिक के केस में आयोटा वो गायब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और हाइपरबोलिक जो फंक्शन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाता है। यहाँ पे आयोटा बाहर आ गया, ये एज इट इज़, और ये साइन 2 पाई बन गया। साइन हाइपरबोलिक जी एज इट इज़ और कोस 2 पाई किसके इक्वल होता है, 1 के, प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक जी एज इट इज़ और साइन 2 पाई किसके इक्वल, 0 के। तो ये तो 0 बन गया, आंसर क्या आया, साइन हाइपरबोलिक जी। तो इट्स मीन ये जो 2 पाई आयोटा है वो क्या है, इसका पीरियड है। इसी तरह का आप 2 पाई को रखते यहाँ पे तो कभी भी साइन हाइपरबोलिक जी नहीं आता, ठीक है। जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके जो पीरियड होते हैं वो भी रियल ही होते हैं, ठीक है, मतलब रियल वैल्यूड ही होते हैं। और जो हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं ना उनके जो पीरियड होते हैं वो प्योरली इमेजिनरी होते हैं। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 23, माइनस आयोटा की पावर आयोटा ने पीछे प्रूफ किया हुआ है हमने
फाइंड आउट किसके इक्वल किया था, e की पावर पाई बाय 2 के। माइनस के केस में सिंपल आएगा, और अगर यहाँ आयोटा की पावर आयोटा होता ना, वो फिर e की पावर माइनस पाई बाय 2 के इक्वल होता। क्वेश्चन नंबर 24, cos g का मॉड है और उसका स्क्वायर है, किसके इक्वल होगा। cos g हमने लिया, g की वैल्यू लगाई, फॉर्मूला ओपन किया, हमें पता है ये इसके इक्वल होता है। अब हमने इसका लेना है मॉड, इसका स्क्वायर रियल पार्ट का और इमेजिनरी ये है ना आयोटा के साथ वाली, इसका स्क्वायर किया तो आपके पास ये आ गया। इनका ना स्क्वायर इंडिविजुअली ओपन कर दो, तो जब किया तो वो ये आ गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटीज़ कुछ यूज़ हो रही हैं। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इक्वल टू हमने पढ़ा था 1, जिसमें से अगर cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y की वैल्यू निकाली जाए तो वो ये आती है, तो इसकी जगह पे पुट कर दो, और प्लस ये वाला साइन स्क्वायर x एज इट इज़ और ये एज इट इज़। अब ना यहाँ पे cos को अंदर मल्टीप्लाई करना है, सिंपल प्लस, और ये बिल्कुल वैसे ही उतर आया। अब यहाँ पे देखो आपके पास साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y दोनों में से कॉमन है ना, जब कॉमन लिया तो cos स्क्वायर x और साइन स्क्वायर x ऐड हो रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या है 1, तो ये तो 1 हो गया, तो आंसर क्या आया ये cos स्क्वायर x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। देखें log g इज़ अ डैश फंक्शन, क्या है स्मॉल l है ना, तो ये मल्टी वैल्यूड होगा। उसके बाद है 26 इस चैप्टर का लास्ट वन, ज़ीरोज़ ऑफ साइन हाइपरबोलिक जी। अगर हमने किसी भी फंक्शन के ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं तो उस फंक्शन को इक्वल टू रख देते हैं, किसके, ज़ीरो के। फंक्शन को ज़ीरो के इक्वल रखा, हाइपरबोलिक जी हमारे पास इसके इक्वल होता है साइन। अब यहाँ से 2 जब इधर गया तो 0 बन गया, इम्प्लाइज दैट e की पावर जी माइनस e की पावर माइनस ये बन गया ना 1 बाई e की पावर जी, नीचे ले आए, इनका एलसीएम लिया तो ये आ गया। e की पावर जी इधर 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 बन गया, और e की पावर 2g यहाँ से किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। हमने पीछे भी रिजल्ट पढ़ा है कि e की पावर जी 1 के इक्वल होता है इफ़ एंड ओनली इफ g, ये जो पावर में जो g है वो किसके इक्वल हो, 2 के पाई आयोटा के। तो इस बार पावर में क्या है 2, और इस बार हमारे पास पावर में क्या है 2g, तो 2g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के पाई आयोटा। अब यहाँ से 2 से कैंसिल, तो g की वैल्यू क्या आ गई, k पाई आयोटा। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी वाला, के ये k पाई आयोटा, और k है हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। आपके लिए एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, तो आप काइंडली ज़रूर बताया करें कि ऐसी समझ आ रही है, या जो भी कहीं मैं मिस्टेक करती हूँ वो भी ज़रूर मुझे भी गाइड किया करें, ठीक है।